मुहामुही में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं टीम अन्ना के महत्वपूर्ण सदस्य मनीष सिसोदिया। मनीष जी, अब थोड़ी सी बातें आपकी टीम पर करते हैं। टीम अन्ना, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं मानकर चल रहा हूं कि चलो आप लोग अन्ना के मानस पुत्र हैं, अगर तो टीम अन्ना कहना ठीक है अभी भी। तो अरविंद केजरीवाल क्या अतिशय महत्वाकांक्षी व्यक्ति है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उनके व्यक्तित्व को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? क्या वो बहुत जिद्दी है, बहुत एरोगेंट है? वो सही के प्रति जिद्दी हैं। अगर उनको कोई चीज सही लगती है तो फिर उसके प्रति जिद है। क्या अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लिया? बिल्कुल भी नहीं। अन्ना है, अगर अन्ना को इस्तेमाल किया जा सकता तो हम राजनीति में भी इस्तेमाल करते। पर अन्ना का व्यक्तित्व जितना श्रद्धा और जितना सम्मान का हम लोगों के मन में, तो इस्तेमाल जैसे भाव ही नहीं आ सकते। ये गलत है, ऐसा गलत। जहां तक उनका इस्तेमाल हो सकता था वहां तक किया। अब एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात है तो ठीक है, अन्ना अलग भी हो रहे हैं तो कोई बात। देश को जगाने के लिए अन्ना निकले और उनके साथ हम खड़े हो गए, उसको हमने उनका इस्तेमाल कर दिया, ये कहना ठीक नहीं है। कुछ लोग निकले, उनके उसमें अन्ना भी थे, उसमें अरविंद भी थे, उसमें मनीष भी थे, उसमें मीडिया भी था। ये सवाल तो फिर मीडिया से पूछा जा सकता है कि आप लोगों ने अन्ना का इस्तेमाल कर लिया। ऐसा तो नहीं हुआ। एक घटना घट रही थी, आप उसके साथ खड़े हुए थे और तहे दिल से साथ खड़े हुए थे। तो वही सब लोगों का काम है। तो अरविंद केजरीवाल की जो जिद है, जो वो इतने जिद्दी दिखाई देते हैं लोकपाल जैसे मुद्दे पर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, और सख्त दिखाई देते हैं, तल्ख दिखाई देते हैं, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान जैसी डेमोक्रेसी में एक इस तरह का व्यक्ति जो इतना कम लचीला है वो कामयाब हो सकता है? हिंदुस्तान में गलत के प्रति बहुत लोग लचीले हैं जी। सही के प्रति भी लचीलापन फिर सही बचता नहीं है। मुझे लगता है कि सच तो एक ही होता है। 2 और 2 के लिए गलत कितने भी हो सकते हैं। आप 3 के बाद लचीलापन दिखा के 4 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, 7 मान सकते हैं, लेकिन जब भी सही होगा 2 और 2 4 ही होगा। तो सही के प्रति तो जिद ही रखनी पड़ेगी। सही पे लचीलापन नहीं सकते, चलो थोड़ा सा लचीलापन दिखा लेते हैं, 2 और 2 को 4.5 मान लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। 2 और 2 जब भी होंगे 4 ही होंगे। ठीक है मनीष, देखिए एक बात होता है, आप अध्यक्ष पद न बोले, उपाध्यक्ष पद न बोले, महासचिव न बोले, लेकिन आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ही होंगे। आप अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा की पैकेजिंग और मार्केटिंग किस तरह से करेंगे, किन शब्दों में करेंगे? पार्टी में कोई सर्वे सर्वा होगा ही नहीं। पार्टी में अगर अरविंद केजरीवाल से लोग नाराज होंगे और उनके तौर तरीकों से नाराज होंगे तो अरविंद केजरीवाल उस पार्टी में नहीं रहेंगे। ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया रिलेवेंट नहीं है। इस विचार से जो आदमी हटेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा, और तौर तरीके जिसके ठीक नहीं होंगे वो पार्टी में नहीं रहेगा, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में सभी बराबर होंगे? बिल्कुल। यही तो राजनीति बदलनी है। आज एक तो खानदानी है, आज तो लोकतंत्र तो छोड़ दो, परिवार तंत्र से पार्टी चल रही है, तो परिवार तंत्र से भी निकालना है, तानाशाही से भी निकालना है। तो इसकी व्याख्या कुछ लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि टीम अन्ना से निकले हुए लोगों की लंका में सभी 52 हाथ के होंगे। कहावत अगर सभी कह रहे हैं बराबर होंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, कोई सर्वे सर्वा नहीं होगा, कोई उसके नीचे नहीं होगा, तो सभी 52 हाथ के होंगे, कोई 51 हाथ का नहीं होगा। आज देश में एक ऐसी ही पार्टी की जरूरत है जो लालू की पार्टी के नाम से न जानी जाए, जो नीतीश की पार्टी के नाम से न जानी जाए, जो पासवान की पार्टी के नाम से या सोनिया गांधी की पार्टी के नाम से न जानी जाए, बल्कि आम रिक्शा वाला, गांव का एक मजदूर ये कह सके कि मेरे गांव में तो मेरी पार्टी मेरी है, मेरी गांव में मेरी चलती है, और यहां से कौन कैंडिडेट जाएगा ये मैं बताऊंगा। अगर टीम अन्ना में सभी 52 हाथ के ही हैं एग्जैक्टली, तो फिर ये 51 और 52 का झगड़ा क्यों है? लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में तानाशाही में सब एक स्वर में बोलते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सारे अलग स्वर में बोलते हुए भी एक दिशा में चल रहे होते हैं। लेकिन यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें हर महीने कोई न कोई टूट कर छिटक कर अलग हो जाता है? कोई बात नहीं, ये भी लोकतंत्र है कि हमारी बहुत सारी अलग अलग राय थी, जब तक उन रायों में हम एक साथ रहे और एक साथ चलना संभव है, साथ चलते हैं। जब अलग अलग हो जाती हैं और इतनी हो जाती हैं कि भाई नहीं है तो कोई बात नहीं। लोकतंत्र एकजुटता से मजबूत होगा या बिखराव से मजबूत होगा? लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने से मजबूत होगा। एकजुटता बनाए रखने के लिए आप तानाशाही चला लीजिए। आज सारी की सारी पार्टियां तब एक स्वर में बोलती है जब उनका नेता अलोकतांत्रिक तरीके से आदेश देता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए एकजुटता जरूरी है या बिखराव चलेगा? बिखराव के लिए स्पेस देना पड़ेगा, विभिन्न मतों के लिए स्पेस देना पड़ेगा, और इस हद तक देना पड़ेगा कि खुद भी अगर कोई आपको भी पार्टी से निकाल दे तो निकाल दे, तब लोकतंत्र मजबूत होगा। और इस हद तक मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। क्या परिवार कहने से काम नहीं चलेगा? क्या एक परिवार में इतना स्पेस होना चाहिए कि बात बात पे कोई बेटा कोई भाई घर छोड़ के चला जाए? परिवार और पार्टी दोनों अलग अलग होते हैं जी। पार्टियों को परिवार की तरह चलाना ही तो लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। और अरविंद केजरीवाल हैं,
उसके बाद जो है किरण बेदी हैं। किरण बेदी के व्यक्तित्व को किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? किरण जी बहुत जुझारू हैं, उन्होंने एक पूरा जीवन अपना दिया है एक सेवा के प्रति और बड़ी निष्ठा से दिया है। अभी उनको लगता है कि हमें सिर्फ सत्ता पार्टी के पक्ष में सत्ता पार्टी के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए, भले ही उसका फायदा किसी को मिलता हो। उससे हम सहमत नहीं हैं। विपक्ष को, बीजेपी को भी मिल जाए तो किरण बेदी को प्रॉब्लम नहीं है। उनका हमने डिस्कस किया था तो उनको ये बीजेपी से वो नहीं है, लेकिन हमको उनका ये कहना है कि हमें सिर्फ सत्ता पक्ष को विरोध करना चाहिए। और हमें ये लगता है कि सिर्फ सत्ता पक्ष का विरोध इस समय सिर्फ एक पार्टी को फायदा पहुंचाएगा, जिससे हम सहमत नहीं है। तो कहीं ना कहीं किरण बेदी की इस थ्योरी से अन्ना हजारे भी सहमत हैं? नहीं, अन्ना जी का तो ये मानना है कि सत्ता पक्ष की मुखालफत करो चाहे उसका फायदा किसी को। नहीं, अन्ना जी तो सिर्फ सत्ता पक्ष की मुखालफत नहीं कर रहे। अन्ना जी का तो ये कहना है कि एक पार्टी अगर ग्रेजुएट है करप्शन में तो दूसरी पोस्ट ग्रेजुएट है, इसलिए किसी का समर्थन तो किया नहीं जा सकता। लेकिन अभी चुनाव लड़ने का समय नहीं आया है, चुनाव की तैयारी के लिए आंदोलन तैयार नहीं है, और ये बात देश के बहुत सारे लोग सोचते हैं। क्या किरण बेदी कंप्रोमाइजिंग है? इस स्थिति में तो आके लगता है कि वो थोड़ी सी इस मामले में कंप्रोमाइज करना चाहती हैं कि हम सिर्फ सत्ता पक्ष के साथ करें। अब उस कंप्रोमाइज के पीछे उनकी क्या मंशा है कहना मुश्किल है। किरण बेदी कंप्रोमाइजिंग है, क्या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि विचारधारा पर वो बहुत अडिग नहीं रह पाती है? देखिए, जैसे मैंने अरविंद के प्रति कहा कि वो बहुत सही को लेकर बहुत जिद करते हैं, किरण जी को लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत कुछ छूटता है तो छोड़ के भी आगे बढ़ना चाहिए, पर आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं उनको कंप्रोमाइजिंग कह रहा हूं तो इस सेंस में कह रहा हूं। कंप्रोमाइजिंग का मतलब वो गलत के प्रति कंप्रोमाइज करती हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। बहुत सारे लोग मानते हैं, और वो बहुत सारे लोग इस बात को सही मानते हैं कि आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे थोड़ा बहुत छूट जाए। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, एक सख्त कानून का मतलब सख्त कानून है, अभी मौका है, अभी छोड़ दिया तो अगले 50 साल सख्त नहीं आएगा। तो ये दो तो अगर किरण बेदी आज इतनी कंप्रोमाइजिंग है तो क्या गारंटी है कि कल इतनी और परसों इतनी नहीं हो जाएंगी? ये तो किरण जी बताएंगे, लेकिन मैंने कहा ना, कंप्रोमाइजिंग का मतलब इसमें नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए। कंप्रोमाइजिंग का सिर्फ इतना मतलब है, जो एक समाज में आम स्वीकृत धारणा है कि थोड़ा अगर कुछ मिल रहा है, आप 100% मांगते हैं तो 90% भी मिल रहा हो तो उसको लेके आगे चलना चाहिए, और सरकार पे इतना दबाव बनाओ कि अगर वो 90% भी दे दे तो ठीक है, चलो आगे चलो। और आप लोगों के बीच में प्रशांत भूषण बिल्कुल अलग खड़े दिखाई देते हैं। वो कश्मीर के सवाल पर, अफजल गुरु के सवाल पर उनकी बिल्कुल एक अलग राय है, जो कहीं से आप लोगों को भी असहज करती होगी। देखिए, चाहे वो किरण जी हों, अरविंद हों या प्रशांत भूषण हों, हम सब लोग, मैं हूँ, अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं, किसी एक स्कूल ऑफ थॉट से निकले हुए लोग नहीं हैं। पर यहाँ आके देश के कुछ बहुत जरूरी मुद्दे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार सबसे अहम है, डिसेंट्रलाइजेशन सबसे अहम है, राजनीति में राजनीति को सादगीपूर्ण बनाना सबसे अहम है। ये सारी चीजें जिसपे सब कॉमन है। अब वो कश्मीर के बारे में क्या कहते हैं, मुझे लगता है उनसे तफसील से बात करेंगे आप तो कई और चीजें निकलेंगी। सिर्फ एक बयान को लेके ट्विस्ट करना, उनको कहना, जब आप कभी वो पटना आए को फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अगर उसके पास उसके खिलाफ में सारे सबूत हैं और उसने जो अपराध किए हैं उनके खिलाफ तो फांसी होनी चाहिए। मैं कम से कम व्यक्तिगत तौर पे फांसी के विरुद्ध में नहीं हूं, खासतौर से राष्ट्र के खिलाफ ऐसी षड्यंत्र करने वाले लोगों के प्रति। अफजल गुरु को फांसी देने में देर की जा रही है, क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? मुझे तो लगता है कि कसाब, अफजल गुरु या जिस तरह के जितने भी लोग हैं, जिनके ऊपर आरोप बहुत स्पष्टता हैं, अगर हैं, जिसके, मैं कसाब के बारे में तो सारा जानता हूं, मैं अफजल गुरु का केस में बहुत मैंने स्टडी नहीं किया कभी, लेकिन जिसके ऊपर भी आपको बहुत स्पष्ट चीजें हैं, उसमें देर क्यों? क्या देरी, एक मिनट, न्याय होने में देरी से ही न्याय के प्रति लोगों की विश्वसनीयता कम हो रही है। ठीक है, आपकी मंशा बिल्कुल साफ है कि अफजल गुरु और कसाब जैसे लोगों को अविलंब फांसी दी जानी चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने की बात जो है उचित है? कश्मीर में मुझे लगता है कश्मीर की प्रॉब्लम जो है वो एक जनमत संग्रह से सॉल्व नहीं हो सकती। वहां बहुत सारी चीजें हैं। मुझे तो लगता है कि कश्मीर में सबसे पहला कदम अगर कोई उठाना है तो वो है भ्रष्टाचार रोकना। आज आप एक काम कर दीजिए किसी तरह से कि फारूक अब्दुल्ला और उनकी टीम, इधर मुफ्ती एंड उनकी टीम, और थोड़े बहुत ये बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता, इनका करप्शन रुकवा दीजिए। सेंटर से जाने वाले पैसे में जितना 90% करप्शन ये लोग करते हैं और स्टेट के लोगों की मेहनत के पैसे में 90% करप्शन करते हैं, इसको रुकवा दीजिए। उसके बाद कश्मीर के लोगों से बात करिए, चाहे हिंदू से बात करिए, मुसलमान से बात करिए, उसकी
बात ही बदली हुई होगी। आज वो करप्शन से दुखी, यार आप उससे पूछ रहे हो कुछ और। तो जनमत संग्रह को आप बहुत समर्थन नहीं देते हैं? मुझे लगता है कि करप्शन एक बहुत बर्निंग इशू है, ज्यादा सबसे पहले करप्शन मिटाना बहुत जरूरी है। और क्या आप भी इस थ्योरी के बायर्स में से हैं कि वहां पर भारतीय सेनाओं का अत्याचार बहुत ज्यादा है? मैं गया हूं, कश्मीर भी गया हूं, मैं पत्रकार रहा हूं, मैंने नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर कवर किया है। वहां आतंक में, उग्रवाद में जब मारे जाते हैं लोग, तो हमारे जैसे लोगों के भाई बहन बेटे होते हैं, उनके साथ जो हो रहा है वो भी बहुत ज्यादती है। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि सेना के लोग भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग वहां करते हैं, और दोनों ही चीजें गलत हैं। जब वो उत्तर प्रदेश बिहार के एक किसान का बेटा मारा जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है, वो चाहे सीआरपीएफ में मारा जाए या कश्मीर में या मणिपुर में। क्या सेना के लोग आतंकवादियों से प्रभोक होकर इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं, या सेना के लोगों की मंशा ही इस तरह की होती है कि वो ऐसा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं सोच सकते। मैंने इसीलिए कहा ना, सेना में कौन गया हुआ है? यहीं के एक रिक्शा चालक का भाई है, यहीं के एक किसान का बेटा है, यहीं के एक किसी व्यापारी का बेटा भाई रिश्तेदार है। वो कोई पाकिस्तान के लोग थोड़े ही हैं, हिंदुस्तान के ही बेटे बेटियां हैं जो सेना में गए हुए हैं। उनसे, उनके प्रति ऐसी सोच रखनी ठीक नहीं है। एक सामान्य आईएएस जिस तरह की गलतियां करता है, एक सामान्य क्लर्क जिस तरह की गलतियां करता है, अपने पद का कई बार गलत इस्तेमाल, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है, वैसे ही एक सेना में बैठा हुआ आदमी भी कर लेता है। उसको उसी रूप में टैकल करने की जरूरत है, उसको मानसिकता के रूप में कि सेना की मानसिकता ऐसी होती है। मुझे लगता है सेना के प्रति हम बहुत बड़ा अन्याय करेंगे। तो कश्मीर की में जो सेना जो वहां पर काम कर रही है, उसके प्रति आप लोग सॉफ्ट हैं? कश्मीर में सेना के प्रति सॉफ्ट हैं या हार्ड हैं, ये मुद्दा ही नहीं है। हाँ। मुद्दा ये है कि कश्मीर में जो करप्शन हो रहा है, लोग जो करप्शन झेल रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला एंड टीम का एंड मुफ्ती एंड टीम का, इन दोनों से वहां के लोगों को निजात दिलानी इस मुद्दे से पहले सॉल्व करने की चीज है, जिसपे चर्चा करनी जरूरी है। ठीक है। कश्मीर से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है धारा 370 का। धारा 370 रहनी चाहिए या हट जानी चाहिए? अभी मेरा बहुत अध्ययन नहीं है इस पे। मुझे लगता है कि 2 तारीख को आपकी पार्टी बनने जा रही है। हाँ, पार्टी बनने जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। हम सुनिए, कुछ किसान हमारे पास में आए और उन्होंने कहा कि आपकी किसानों की नीति क्या होगी। किसान नेता आए, हमने पूछा कि किसानों की नीति होनी क्या चाहिए, आपका क्या अध्ययन है? उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए। तो हमने कहा कि आप सारे किसान नेताओं से बात करिए और वही हमारी किसान नीति होगी। तो हम आज कांग्रेस 4 माइंड से चलती है, बीजेपी 4 दिमागों से चलती है, लालू जी नीतीश जैसी पार्टियां तो एक माइंड से चलती हैं। हम 1 या 4 माइंड से चलने वाली पार्टी नहीं बनना चाहते, हम जनमानस के माइंड से चलने वाली पार्टी बनना चाहते हैं। ठीक है मनीष, क्या आप लोगों ने कॉमन सिविल कोड पर कुछ सोचा है कि क्या हिंदुस्तान में एक सिविल कोड? अभी कुछ नहीं सोचा है। वैसे कॉन्सेप्ट के लेवल पर यह कैसा लगता है आपको? अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी हमारी सारी सोच इसमें है कि एक आम आदमी जब सरकारी दफ्तर में जाता है तो बहुत भ्रष्टाचार झेलता है, स्कूल अस्पताल में जाता है तो बहुत भ्रष्टाचार झेलता है, ठीक है, टूटी हुई सड़कें हैं, सरकार से कोई लाइसेंस भी बनवाने जाता है तो बहुत भ्रष्टाचार झेलता है। हमारे लिए वो बहुत प्रायोरिटी है। ठीक है, मतलब ये क्लियर हो रहा है कि आपकी पार्टी का कोर एजेंडा भ्रष्टाचार ही होगा। सबसे पहला एजेंडा भ्रष्टाचार होगा, और बाकी एजेंडे में हम ये कह रहे हैं कि देश में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। किसी एक पार्टी, कोई एक पार्टी, कुछ लोग अपना मत नहीं थोप सकते। और उसी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ आप लोगों का मुद्दा था जन लोकपाल का। जन लोकपाल को बिल्कुल एक कॉमा फुल स्टॉप के साथ आप लोग क्यों एक्सेप्ट कराना चाहते थे? नहीं, हम कह रहे हैं कि जन लोकपाल छोड़ दीजिए, आप सन लोकपाल ले आइए और एक नया मॉडल ले आइए। समस्या ये है कि एक आम मधुबनी के बिहार में एक रिक्शा चालक जब अपना इंदिरा आवास का पैसा लेने जाता है तो उससे जब 5,000 रुपए रिश्वत मांगी जाती है तो उससे आपके सन लोकपाल से कैसे सॉल्व करोगे, मुझे ये बता दो। मुझे मतलब नहीं है जन लोकपाल से, मुझे मतलब है कि मधुबनी के उस रिक्शा चालक से रिश्वत मांगी जाती है इंदिरा आवास में, या बीपीएल कार्ड से, या अस्पताल में जाता है जब उससे रिश्वत मांगी जाती है, मुझे उसकी चिंता है। आपके सन लोकपाल में अगर उसका सॉल्यूशन हो तो आप सन लोकपाल ले आओ, मुझे जन लोकपाल नहीं चाहिए। सन लोकपाल तो भारत में चल ही रहा है, सभी के सन जो है महत्वपूर्ण पदों पर सन, और डॉक्टर्स जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, सन लोकपाल तो चल रहा है। कुनबा तंत्र है। मेरा मतलब सन लोकपाल का मतलब था कि जन की जगह कुछ और बोल मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जन लोकपाल शब्द से और उसके फुल स्टॉप कॉमा से हमें प्रेम है। हमें इस बात से प्रेम है कि इस देश के लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए। आपका कानून दिलाता हो, उस पर बहस करो खुल के। आप सरकार ने जो लोकपाल बनाया वो जोकपाल है, हम खुली बहस करने को तैयार हैं, सरकार भी खुली बहस करे। नहीं, ठीक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर थोड़े से लचीले हो जाते तो 4-5 दशकों के बाद भारत में एक लोकपाल कानून चाहे जैसा भी होता वो पारित तो हो जाता? एक गाड़ी चलाने जा रहे हैं हम लोग, उसका एक पहिया पंचर है, थोड़ा से लचीले हो जाते हैं, कोई बात नहीं, एक पहिया पंचर है तो क्या बात है, चला लेते हैं, चलेगी, कितनी दूर जाएगी। और अगर उसमें से गलती से स्टीयरिंग गायब है फिर चलेगी क्या? एक वायर आप गाड़ी से गायब कर दीजिए, उसके बाद गाड़ी चला के देख लीजिए। लोकपाल की स्थिति भी यही है कि सख्ती से ऊपर से नीचे तक जब तक आप क्लिच नहीं पकड़ोगे तब तक भ्रष्ट लोग ऐसे ही बच के निकल। 35,000 कानून है हमारे देश में, और 35 के 35,000 कानून छोटे छोटे छेद छोड़ के बनाए गए हैं।
एक और छेद वाला कानून बना दो, क्या होगा? जब 35,000 कानूनों से देश की तकदीर नहीं बदली तो क्या एक कानून से देश की तकदीर बदल जाती? बिल्कुल सही सवाल, इसीलिए मैंने 35,000 का शब्द बनाया था। 35,000 कानूनों में यह लिखा हुआ है भाई कि अगर इस देश का गरीब आदमी अपने घर के सामने से गुजरने वाली बिजली पे टाका डाल के अपने घर में बल्ब जला ले तो कानून बड़ा साफ है कि लाइनमैन और पुलिस मिलकर उसके ऊपर कैसे मुकदमा चलाएंगे। लेकिन उस लाइन से गुजरने वाली बिजली को अगर वो लाइनमैन और बिजली का इंजीनियर चोरी करके किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच दे, उसके में आम आदमी क्या करे? किसी कानून में नहीं लिखा हुआ, 35,000 कानूनों में नहीं लिखा हुआ। इसलिए 35,000 एकवां कानून चाहिए और ये बताता हो कि हमारे देश के अफसर और नेता चोरी करें तो क्या किया जाए। सारे कानूनों में ये लिखा हुआ है कि आम आदमी चोरी करे तो उसको कैसे जेल भिजवाया जाएगा, नेता और अफसर चोरी करें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि उनको कैसे जेल भिजवाना है। एक कानून आप ऐसा बता दो जिसमें ये लिखा हुआ हो कि नेता और अफसर चोरी करें तो ऐसे 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 उनको जेल भिजवाया जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप लोगों के इस जिद्दी तेवर की वजह से आप लोग नाकाम हो गए? मुझे लगता है इस देश को इसी जिद की जरूरत है कि अब बदलना पड़ेगा। अब लचीलेपन से हमने कांग्रेस की जगह बीजेपी लाए, बीजेपी की जगह आरजेडी लाए, आरजेडी की जगह XYZ लाए, फिर से वहीं चले जाते हैं। क्या फायदा है? हमने लोकतंत्र को म्यूजिकल चेयर बना दिया है। लोकतंत्र को म्यूजिकल चेयर से निकाल के लोकतंत्र बनाना पड़ेगा और इसकी जिद है। और चूंकि आप नाकाम हो गए जन लोकपाल के मुद्दे पर तो आपके टीम में बिखराव भी और बढ़ गया। हम नाकाम नहीं हुए। ये अभी तक का जो आंदोलन था, जब हम अपना आंदोलन मानने लगेंगे तो हमारी नाकामी या सफलता होगी। ये आंदोलन बिहार के उन लोगों का भी आंदोलन था जो सीतामढ़ी और खगड़िया जैसे जिलों में बैठ के आंदोलन कर रहे थे, वो भी उतने ही नाकाम हुए हैं। हम सब नाकाम हुए हैं, अभी तक अधूरे हुए हैं। जी नहीं, लेकिन एक चीज तो है ना कि बड़ी बड़ी बातों के चक्कर में छोटी भी गई और पतलून की चाहत में लंगोटी भी गई। ये सब कहावतें हैं और आपकी कहावत पे फिर मैं एक कहावत सुना सकता हूं, फिर मुझे आप कहावतों से देश नहीं चलता, देश तो कानूनों से चलता है और कानून हमारे यहाँ सख्त नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। नहीं, निश्चित रूप से। मनीष, अब हम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिनके जवाब आपको सिर्फ हाँ या नहीं में देने होंगे। माय गॉड, तैयार हैं आप? बिल्कुल। क्या देश के धन्ना, जिनके लिए मैंने कहा टीम धन्ना, टीम अन्ना के खिलाफ अपनी साजिशों में कामयाब हो गए हैं? पता नहीं किसकी साजिश थी, किसने साजिश की, पता नहीं। क्या सरकार के स्तर से कोई साजिश हुई? सरकार तो शुरू से साजिश कर रही थी और खुद अन्ना जी ने कहा था कि करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं टीम को तोड़ने पर। सरकार में बैठे हुए कूटनीतिज्ञों की कूटनीति आपकी टीम में बैठे हुए विचारकों की सोच पर और पूरी अवधारणा पर, विचारधारा पर भारी पड़ गई। पता नहीं ये कूटनीति भारी पड़ी या अभी सरकार में बैठे हुए लोग बहुत मोटी चमड़ी के हो गए। इसका सवाल का मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहूँगा कि आज हमारी सरकार के सामने दो ऑप्शन हैं, या तो वो जनता की बात माने और वो कानून बना दे, या जनता की बात ना माने और उससे नाराजगी मोल ले ले। इन दोनों रास्तों से मकसद, नतीजे क्या हैं? अगर वो जनता की बात मानती है और कानून बनाती है तो आधे से ज्यादा कैबिनेट आज ही तिहाड़ जेल में चली जाएगी। 3 महीने के अंदर अंदर इस देश के लोग आधी कैबिनेट को तिहाड़ जेल में भिजवा देंगे। एक नतीजा ये है। दूसरा नतीजा यह है कि वो जनता की बात ना माने और चुनाव हार जाए। पार्टियों को लगता है यार चुनाव एक हार गए तो क्या है, दूसरा जीत लेंगे। तिहाड़ जेल जाना पड़ा तो पूरी जिंदगी तिहाड़ में काटनी पड़ेगी, इसलिए वो चाहते हैं कि कानून मत बनाओ। यहाँ आके वो सारी कूटनीतियां सफल हो रही हैं। मनीष, दिल पे हाथ रख के बोलिए, दिल पे हाथ रख कर बोलिए। दिल पे हाथ रखे बिना भी सच बोला जा सकता है। क्या अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल से नफरत करने लगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अन्ना जी अभी भी अरविंद के बारे में बहुत पॉजिटिव हैं और उनकी आंखों में वो स्नेह भी झलकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। तो अन्ना हजारे अभी भी अरविंद से प्यार करते हैं? बिल्कुल। अरविंद के उनको रास्ते, चुनावी रास्ते में अभी थोड़ा सा लगता है कि इस पे अभी तैयारी नहीं। प्यार करते हैं लेकिन पार्टी में नाम, फोटो इस्तेमाल नहीं करने देना चाहते हैं। हाँ, तो अरविंद को नफरत करने का मकसद तब होता जब अरविंद बहुत गलत आदमी उनकी नजरों में होता। अरविंद, उनको पता है कि अरविंद देशभक्त आदमी है, वो अन्ना जी भी जानते हैं, लेकिन इसके देशभक्ति के जो रास्ते हैं जिसमें वो चुनावी रास्ते पे चला है उस पर उनकी सहमति नहीं है। क्या आपकी टीम अलग अलग बुद्धिजीवियों की महत्वाकांक्षाओं का शिकार हो गई? नहीं। क्या इस देश में सही अर्थों में अभी तक लोकतंत्र कायम हो पाया है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इस हमारे यहाँ लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में चुनाव होना, 5 साल के लिए एक बार अपना राजा चुनना और अगले 5 साल उसके सामने गिड़गिड़ाते रहना मान लिया गया है। इसको लोकतंत्र थोड़ी कहते हैं। इस लोकतंत्र में आप क्या क्या संशोधन करेंगे? 3, एक वाक्य में। सबसे पहले तो पूरा का पूरा तंत्र लोक के अंडर में आना चाहिए। ये सबसे बड़ा और सबसे व्यापक परिवर्तन है। दूसरा, अंग्रेजों के जमाने में जो कानून बनाए गए थे वो ब्रिटेन की महारानी के हिसाब से बनाए गए थे। आज मालिक ब्रिटेन की महारानी नहीं है हमारे देश की, आज हमारे देश की मालिक भारत की जनता है।
तो भारत की जनता के हिसाब से कानून बनने चाहिए, और तीसरा भारतीयता के हिसाब से व्यवस्था बननी चाहिए। आज हम धड़ाधड़ कॉपी किए जा रहे हैं अंग्रेजों की, यूरोपियन देशों की। हम ज्योग्राफी नहीं देखते, इकोनॉमी नहीं देखते, उनकी एटमॉस्फेयर नहीं देखते, हम उनकी नकल करने लग रहे हैं, हम अमेरिका की नकल करने लग रहे हैं। हमें शुद्ध हिंदुस्तानी बन के काम करना पड़ेगा। हिंदुस्तानी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 500 साल पीछे देश को ले जाइए। हिंदुस्तान के अपने रिसोर्सेज के बारे में हमें अपनी सोच रखनी पड़ेगी। हम सोच यूरोप की लाते हैं, रिसोर्स हिंदुस्तान के इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बार बार पिट जाते हैं। अपराधियों, धनबलियों, बाहुबलियों को कैसे राजनीति से बाहर करेंगे? अपने आप हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। इनको आप बाहर नहीं करते, ये रिलेवेंट या इरिलेवेंट होते हैं। जिस दिन आप ऐसे कानून बनाने लगेंगे कि ये जेल में चले जाएं, अपने आज ही रिलेवेंट हो जाएंगे। आप लोगों के साथ अभी कौन कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं, आप हैं, और कौन कौन लोग हैं? देश के बहुत सारे लोग हैं। नहीं, कोर सदस्य, युवाओं की बहुत बड़ी, जिस तरह से कहा गया कि टीम अन्ना की कोर जो वो 5 लोगों की टीम है, उसी तरह से अगर आपके 5-7 लोगों का नाम लिया जाए जो इस चुनावी राजनीति में जाना चाहते हैं, वो 5-7-8 लोग कौन है? बहुत सारे लोग हैं, इसलिए किसी अभी 2-4 का नाम लेना ठीक नहीं है, पर अगर आप 2-4 नाम ही जी, मैं, अरविंद कुमार विश्वास, संजय सिंह और योगेंद्र यादव जी हैं, प्रोफेसर आनंद कुमार हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो पहले से आंदोलन के साथ। आनंद कुमार जेएनयू वाले, जी जी जी, और प्रशांत भूषण भी, प्रशांत भूषण, शांति भूषण भी रहेंगे उसमें। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। मनीष जी, मैं आपसे आखिरी सवाल अब एक पूछ लेता हूँ। ये जब से आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया, तब से कुछ न कुछ टीम के हर सदस्य पर कुछ न कुछ सरकार की तरफ से एक्शन हुआ। आपके एनजीओ कबीर के खिलाफ भी कोई जांच शुरू की गई, क्या हुआ था वो मामला? हम लोगों ने, जब मैं एक चैनल में काम करता था, जी जी, और 2005 में मैंने वो चैनल की नौकरी छोड़ के राइट टू इन्फॉर्मेशन पे काम करना शुरू किया था। उसके लिए फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेके 4 साल पैसा लिया था मैंने, 4 साल के लिए, और 2005 से 9 तक सरकार को या तो लगता था या वो सिद्ध करना चाहती थी कि इस आंदोलन में फोर्ड फाउंडेशन का पैसा लगा है, जबकि वो पैसा हमने 2009 तक लिया था, खत्म कर दिया था। उसी राइट टू इन्फॉर्मेशन की एक्टिविटीज पे हमने सब्सिक्वेंटली खत्म किया। सरकार ये ढूंढना चाहती है कि क्या आंदोलन पे खर्च हुआ, तो आंदोलन पे तो खर्च ही नहीं हुआ, पैसा ही नहीं था फोर्ड फाउंडेशन का, तो अब वो सरकार को नहीं मिला। अब उसके अलावा वो क्या बहुत सारी चीज़ें नोट करके ले गए। जब मैं बिहार के गाँव में किसी गाँव में जाता था तो वहाँ कोई मीटिंग कराई, वहाँ साउंड सिस्टम किसी ने लिया तो उसका पैसे का बिल नहीं था, एक खाली वाउचर था। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें वो नोट करके ले गए। मुझे लगता है वो उनके लिए भी रिलेवेंट हैं, पर आए थे, उनको आंदोलन का और उस पैसे का कोई जोड़ दिखा नहीं कि विदेशी पैसे से आंदोलन चल रहा था। तो मुझे लगता है वो, हालांकि मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि और कई बार जांच कर लो, होम मिनिस्ट्री ने की, इनकम टैक्स भी कर ले, सब जांच कर लें, लेकिन हमें यही बता दो कि पी चिदम्बरम की और मनमोहन सिंह जी की जांच कौन करेगा। 2 अक्टूबर को दिल्ली में क्या क्या होने जा रहा है? पार्टी का नाम जी, और पार्टी का ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी के जो हमने बोला कि जनता कैंडिडेट चुन के देगी, कैंडिडेट जनता से टिकट लेके आएंगे, उसका क्या प्रारूप होगा, ड्राफ्ट, वो सारी चीज़ें हम जनता के बीच डिस्कशन के लिए डाल रहे हैं। और फिर 1-1.5 महीने बहस होगी, पूरे देश में चर्चाएं होंगी, वहां से फाइनल होंगी चीज़ें। मनीष, इस नई राजनीतिक पार्टी के लिए हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि जनता का प्यार भी आप लोगों को मिलेगा। आप इस बातचीत में हमारे साथ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी और कद्दावर हस्ती से हम बात करेंगे मुहांमुही।